ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन का प्रोसीजर होता कैसे है। अभी तक आपने सब देख लिया, इलेक्शन क्यों होते हैं, इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं। अब हम देख रहे हैं इलेक्शन प्रोसीजर हमारी कंट्री में ना, हम केवल इंडिया की बात कर रहे हैं, हर कंट्री का सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है। हमने पहले देखा कि हमारा जो इलेक्शन होता है वो लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए होता है। सबसे पहले हम अपनी कंट्री को इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है संसदीय क्षेत्र। ठीक है, विधानसभा के लिए अलग होती हैं और लोकसभा के लिए अलग होती हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक मैप था, वो आपको लाइव क्लास में मैंने बताया भी था। उस मैप में आप देखोगे कि पूरा कंट्री जो है वो अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बंटा हुआ है। पूरे कंट्री में 543 अलग अलग एरिया बने हुए हैं। हमारा जो कंट्री है इट इज़ डिवाइडेड इनटू छोटे छोटे छोटे, आपने देखा होगा इस तरह से उसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 1 एमपी आएगा, एक एमपी चुन के आएगा। तो इस तरह से टोटल 543 एमपीज़ चुने जाएंगे। जब स्टेट में असेंबली इलेक्शन होता है उस समय स्टेट जो है वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज में बंट जाता है। जैसे केवल अगर अरुणाचल प्रदेश में स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग एरिया को बांट दिया जाएगा कि एक एरिया से एक एमएलए चुना जाएगा। तो ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। अब हमारी कंट्री में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं रिजर्व्ड, उनको बोलते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वो रिजर्व किसके लिए हैं? वो रिजर्व हैं एससी एंड एसटी के लिए। आपने बुक के मैप में देखा होगा कि कुछ रेड और ग्रीन कलर से लिखा हुआ है एससी एंड एसटी। इसका मतलब क्या है कि उस वाले एरिया से या तो अगर वो एससी के लिए रिजर्व है तो केवल एससी कैंडिडेट ही इलेक्ट होगा, और अगर वो एसटी के लिए है तो वहाँ से केवल एसटी कैंडिडेट ही आएगा। सपोज़ कि ये देखो, सपोज़ हमने कहा कि ये ग्रीन एरिया एसटी के लिए है, तो इसका मतलब क्या है कि एसटी ही जीतेगा। आप कैसे कहोगे एसटी जीतेगा? यानी कि यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कुछ भी हो, वो अपना कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट को ही खड़ा करेंगे। तो चाहे बीजेपी से जीते, चाहे कांग्रेस से, चाहे किसी और पार्टी से, जीतने वाला एसटी ही होगा, बिकॉज ऑल कैंडिडेट्स आर एसटी। सेम वे अगर वो सीट एससी के लिए है तो सारे कैंडिडेट एससी ही होंगे। तो कोई भी जीतेगा, पार्टी कोई भी जीत सकती है, लेकिन कैंडिडेट एससी होगा। तो ये इसलिए किया गया है, जो आपने क्लास 8th में मार्जिनलाइजेशन चैप्टर में देखा था कि कुछ सोसाइटी के हमारे सेक्ट हिस्टोरिकली बैकवर्ड रह गए थे बिकॉज ऑफ सो मैनी फैक्टर्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया है कि उन लोगों को रिजर्वेशन दी जाए और उनके लिए सीट रिजर्व की जाए। ये एससी एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी परमानेंट नहीं होती, 5 ईयर्स के बाद ये बदल सकती है। मान लीजिए कि इस बार एक सीट हमारी एसटी की थी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो जनरल के लिए आ जाए और दूसरी सीट एसटी की हो जाए, तो रोटेशन में ये बदलती जाती है। तो ये पहली चीज़, कंट्री पूरे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटा होगा। दूसरा वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट जो भी सिटीजन 18 ईयर्स ऑफ एज पूरा करेगा उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाता है। इलेक्शन डिपार्टमेंट के कई जगह ऑफिसेज होते हैं, वहाँ जाके हम अपना एंट्री करा सकते हैं। आजकल ये काम ऑनलाइन भी होता है। जैसे अभी आप 14, 15, 16 साल के होंगे, जब आप 18 ईयर्स के होंगे तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा सकते हैं। वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है वही वोटर, वही सिटीजन वोट दे सकता है। आजकल, पहले नहीं होता था, अब कुछ सालों से वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी दे दिया जाता है जिसमें कि हमारी फ़ोटो भी लगी होती है, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, आपके बदले कोई दूसरा जाके वोट नहीं दे सके। ये काम थ्रू आउट चलता रहता है। ये जो दोनों काम हैं ये पहले से चल रहे हैं। इलेक्शन है या नहीं तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है। कॉन्स्टिट्यूंसीज़ भी हमें ऑलरेडी पता होती हैं। अब इलेक्शन प्रोसीजर शुरू होने पे पहली चीज़ जो होती है दैट इज़ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का मतलब होता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन फाइट करना चाहती है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना एक कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करती है और उसके लिए एक डेट डिसाइड की जाती है जिसको नॉमिनेशन डे कहा जाता है। और उस दिन जाकर
वो कैंडिडेट अपना फॉर्म भरता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं। कैंडिडेट्स के लिए लोकसभा के लिए जो एज डिसाइड की गई है दैट इज़ 25 ईयर्स। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। मेडिकली फिट मतलब ऐसा नहीं कि बुखार वगैरह ना हो, मतलब मेंटली वो फिट होना चाहिए। कहा जाता है कि वो मैड, पागल वगैरह ना हो। तो नॉमिनेशन डे के दिन वो लोग अपना फॉर्म भरते हैं। उसमें उनको अपनी इनकम भी डिक्लेयर करनी पड़ती है, अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है। नॉमिनेशन के बाद अगर उन्हें कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, अगर वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हैं तो दे कैन विड्रॉ देयर नेम। एक बार अगर वो डेट निकल जाती है, अब वो इलेक्शन फाइट करना पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट्स एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, यानी कि अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो इंडिविजुअली भी वो अपने को एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नॉमिनेट कर सकते हैं। जब एक बार नॉमिनेशन का काम ख़त्म हो जाता है, फिर कैंपेनिंग होती है। कैंपेनिंग का मतलब होता है कि एवरी कैंडिडेट वो चाहता है कि मैं जीतूं। अब वो जीतेगा कैसे? जब उसको वोटर्स वोट देंगे तो वो इन लोगों को कन्विंस करता है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ और मुझे वोट दीजिए। इसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए वो स्पीचेस देगा, रैलीज़ निकालेगा, जुलूस निकालेगा, रेडियो में बोलेगा, टेलीविज़न में बोलेगा, पोस्टर्स बनवाएगा, बैनर्स बनवाएगा। अपने जो उसके सपोर्टर हैं उनके साथ एक के घर दूसरे के घर जाके उनको कन्विंस करेंगे कि आप हमें वोट दीजिए। इसको इलेक्शन कैंपेनिंग कहा जाता है। समटाइम्स दे चूज़ सम स्लोगन ऑल्सो, कि जैसे आपके बुक में कुछ स्लोगन्स हैं, गरीबी हटाओ, ठीक है, विकास करिए, गुड डेज, इस तरह के कई कई तरह के स्लोगन भी वो लोग बना सकते हैं। फिर इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए टाइम मिलता है और पोलिंग से पहले इलेक्शन कैंपेनिंग बंद हो जाती है। अब पोलिंग का डे आता है। पोलिंग का डे का मतलब वोटिंग डे। इसके लिए पोलिंग के बूथ बनते हैं। बूथ का मतलब प्लेसेस बनते हैं जहाँ पर कि उस जगह जहाँ पे कि वोट दिया जाए, ऐसे जगह पे पोलिंग के बूथ बनते हैं और जो वोटर्स होते हैं वो वहाँ पे जाके वोटिंग करते हैं। ये नॉर्मली स्कूल, हॉस्पिटल्स इस तरह का होता है और वहाँ पे पहले लिस्ट बता दी जाती है कि आपका नाम किस सेंटर के लिए है। लोग सीक्रेट वोटिंग होती है। सीक्रेट वोटिंग मतलब आप अपना वोट किसको दिया ये बताना आपकी मजबूरी नहीं होता। पहले एक पेपर की स्लिप में सबके नाम लिखे होते थे और उसे टिक कर दिया जाता था। जैसे यहाँ पे नाम लिखे हैं, आप टिक कर दो कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। आजकल एक इलेक्ट्रोलर मशीन हो गई है जिसमें ऐसे यहाँ पे नाम और उनका जो सिंबल है, सपोज़ कि ये कमल का फूल, हाथ जो भी है, उसके आगे ऐसे बटन दबे हुए रहते हैं। आप ग्रीन बटन को प्रेस कर दीजिए तो आपका वोट उसमें चले जाएगा। तो ये पोलिंग होता है। पोलिंग के बाद काउंटिंग। जब पोलिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन काउंटिंग शुरू होती है, यानी कि किसको कितने वोट मिले। अब हमने देखा कि मान लीजिए एक कैंडिडेट है रिचा, उसको कितने वोट मिले। हमने देखा कि आयुष है, उसको कितने वोट मिले। हमने देखा कि बबली को कितने वोट मिले। तो जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे उसको हम उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और वो विनर हो जाएगा। और अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो वो एमपी, और अगर विधानसभा का इलेक्शन है तो वो एमएलए बन जाएगा। तो ये रिज़ल्ट, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के ये सारे स्टेप्स होते हैं ना। उसके बाद आप देखिए कि ये इलेक्शन में हमारे चैलेंजेस क्या हैं। जो हमने कहा कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक होने चाहिए, लेकिन उसमें क्या कोई परेशानियां हैं, क्या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कोई चैलेंज आते हैं? तो येस, देयर आर सो मैनी चैलेंजेस फॉर टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहला, द यूज़ ऑफ मनी। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लोगों को लालच देते हैं, उनको पैसा बांटते हैं, उनको कई बार सामान, मशीन, मोटरसाइकिल ऐसा देते हैं और बोलते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। तो ये हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यूज़ ऑफ मनी। और वो उसको ये इलीगल है। अगर ये प्रूव हो जाए तो उसको इलेक्शंस में फ़ाइट करने से रोका जा सकता है, लेकिन इसीलिए वो लोग ये सब चोरी छुपे करते हैं। ऐसे ही क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट, कई बार उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्रिमिनल होता है, उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता और वो इलेक्शन में फ़ाइट करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। अगेन इट इज़ अ चैलेंज। देन डायनेस्टिक रोल और द फैमिली डोमिनेट्स इन पॉलिटिकल पार्टी। कई बार क्या होता है, एक ही फैमिली इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता और वो पॉलिटिकल पार्टी में डोमिनेंसी करती है, डायनेस्टिक सक्सेशन करते हैं
जैसे कि मोनार्की में होता था इनडायरेक्टली, वैसे ही होने लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स स्ट्रांग हो गए वो बाकी आम सिटीजन को आगे आने का मौका ही नहीं देते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लिटिल चॉइस और द नो मीनिंगफुल चॉइस, कई बार वोटर को पता ही नहीं चलता हमें किसे वोट देना है, उसको सब एक जैसे ही लगते हैं, तो हमें कोई ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती। ऐसे ही जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल और बड़ी पार्टीज़ को compete नहीं कर पाती और अच्छा कंपटीशन नहीं दे पाती, ये भी एक चैलेंजेस है। तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये आता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस, एक दो चीज़ मैंने आपको बोला, चैलेंजेस आपको बोला और व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक, दो में से एक क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ इलेक्शन कमीशन। अब इतना सब कुछ जो ये सब हो रहा है, ये करता कौन है, हु विल मॉनिटर? तो हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, इसको ईसी कहते हैं। इसका जो हेड होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको CEC का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और उसमें गवर्नमेंट भी कोई ज़्यादा इंटरफेयर उनके काम में नहीं करती। इलेक्शन कब होगा, उसकी डेट डिसाइड करना, ये सारा कुछ काम इलेक्शन कमीशन का होता है। दीज आर द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। पहला जो काम है दैट इज़ डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड हर एक डिसीजन कौन लेगा, इलेक्शन कमीशन लेगा। ये उसका पहला काम है, चाहे डेट डिसाइड करना, वोटर लिस्ट अपडेट करना, नॉमिनेशन करवाना, पूलिंग करवाना, काउंटिंग करवाना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये देखना कि कहीं पे कोई फेयर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ। देन कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है डूज़, क्या काम होने चाहिए, एंड डू नॉट्स, क्या काम नहीं होने चाहिए। ये सारा कुछ भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। जैसे आपको बताया, मनी का यूज़ नहीं करना, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का नहीं होना, रिलीजियस प्लेसेस को का मिसयूज़ नहीं होना, गवर्नमेंट मिशनरी को मिसयूज़ नहीं करना, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट में दिया जाता है। तो ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है, इलेक्शन कमीशन बनाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्शन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर्क्स अंडर इलेक्शन कमीशन। जब इलेक्शन होते हैं उस समय सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं, चाहे वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, बाकी भी हो। उस समय जैसे आपने सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स भी अगर वर्किंग है तो कई बार उनकी भी इलेक्शन में ड्यूटी लगी होगी, हम लोगों की भी लगती है। तो उस समय हम सब इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, तो उस समय हम इसी सेम आंसर लिखेंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसका मतलब कि इलेक्शन में कितने लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जब जितने लोग 18 ईयर्स के हैं सभी को वोटिंग के लिए जाना चाहिए, लेकिन कई बार लोग कुछ कारण से वोटिंग के लिए नहीं जाते। सम टाइम दे हैव केयरलेस एटीट्यूड कि कौन जाए। कभी वो सोचते हैं अरे चलो एक दिन छुट्टी का मिल गया, क्या करें जाके। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जाने से एक वोट से क्या फ़र्क पड़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि सारे कैंडिडेट एक जैसे हैं, हमें तो कोई भी लायक नहीं लग रहा। लेकिन चाहे जो भी चीज़ हो, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट अच्छे से चुन के नहीं आएगी और वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। मान लीजिए 100 में से 30 ही लोग वोटिंग में गए तो वो 30 लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन कर रही है ना, मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रही है। तो एक it is our duty as a citizen that we should participate in the process of election and voting, जिससे कि डेमोक्रेटिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग बने एंड लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स में हो पाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे आप हम लोगों से क्लास में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।